नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों का जीएस सेकंड पेपर का लेक्चर चल रहा था फॉरेन पॉलिसी का, भारतीय विदेश नीति। तो उसी के तत्वों को हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने, आज से हम लोग अब घरेलू वातावरण के तत्व को देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जैसे ही पीडीएफ आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है दोस्तों, तो आप लोगों को यह पीडीएफ मिल जाएगी। अभी 2-3-4 लेक्चर बचे हुए हैं पीडीएफ में, तो उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगी पीडीएफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और घरेलू वातावरण, जिसे देखिए फॉरेन पॉलिसी के लिए घरेलू वातावरण भी भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व रहा है। भाई आज की डेट से नहीं, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक तत्वों को भी भारत को विदेश नीति के घरेलू वातावरण के घेरे में शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस ने क्या किया था कि कांग्रेस ने इन सिद्धांतों और विचारों तथा प्रस्तावों को अतिरिक्त विदेश नीति के निर्माण में आज भी एक दूसरे से राजनीतिक दलों का प्रभाव और भारत की लोक सेवाओं की भूमिका, आंतरिक वातावरण ही एक भाग है। अब देखिए इसके साथ साथ में क्या हुआ है कि भारत के लोगों की आवश्यकताएं भी अन्य देशों और विदेशों से ज़्यादा हैं, अलग हैं, और भारत की विदेश नीति के ये निर्धारक तत्व माना जाता है जो घरेलू वातावरण है। भाई हमारे यहाँ देश का वातावरण कैसा है, कैसा नहीं, इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है फॉरेन पॉलिसी पर। भारत में विद्यमान हित समूह जैसे राजनीतिक दल भी हैं। भारत की विदेश नीति विशेषकर गुटनिरपेक्ष रहने के नीति को आकार देने का साधन रहे हैं। कुछ मुख्य हित समूह जैसे INTUC है, वामपंथी अथवा समाजवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं। वाणिज्य मंडल, बहुत सारे हित धारक होते हैं, हित समूह होते हैं, दक्षिणपंथी हैं, कुछ केंद्रों के बाएं, कुछ केंद्रीय होते हैं, केंद्रों के दाएं समूह रहा है। ठीक है, कुछ वामपंथी और कुछ राइटिस्ट होते हैं, कुछ लेफ्टिस्ट होते हैं। ठीक है, भारत को विश्व के पंथी और दक्षिणपंथी दोनों के गुटों में एक समान अंतर बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने की प्रेरणा दी। इसके साथ साथ क्या हुआ कि समस्त राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण सहयोग किया गया। भारतीय समाज में विभिन्न जैसे विद्यमान जो मुसलमानों की प्रभावशाली संख्या है, सत्तारूढ़ दल की नीतियां, सामाजिक बनावट, विरोधी दल की प्रगति, भारत में विद्यमान सक्रिय रूप से कार्य कर रहे साम्यवादी राजनीतिक दलों की नीतियां, भारतीय प्रेस की भूमिका, भारतीय जनमत, भारत में विद्यमान क्षेत्रीयवाद की प्रवृत्ति, विघटनकारी तत्वों का अस्तित्व 1996-99 के मध्य लगातार बनी रही राजनीतिक उथल पुथल, ये हमें चीज़ें दिखाई पड़ती हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी में, भारतीय विदेश नीति में। अब अगला तत्व है विचारधारा। तो देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है गांधीवादी विचारधारा, जिसमें शांति, अहिंसा, मानवीय भाईचारा, जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद है, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप की नीति पर पूरी तरह से बल दिया जाता रहा है। भारत की विदेश नीति को काफ़ी प्रभावित करती रही है। विदेश नीति का शांतिपूर्ण और सहयोग द्वारा शांति की प्राप्ति का उद्देश्य स्पष्ट रूप से गांधीवाद से प्रभावित होता है कि भाई गांधी के विचारों को कहीं ना कहीं हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी के मेकर्स हैं, उन्होंने इन चीज़ों को डाला है और इन्हीं चीज़ों को अपनाया भी है। लोकतांत्रिक पश्चिम और समाजवादी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करने, उन्हें बनाए रखने में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत में विश्वास ने भारत की सहायता भी की है, जिसके अंतर्गत जैसे समाजवाद हो गया, उदारवाद के मध्य संश्लेषण आरंभ किया गया। भारत की उदारवादी लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता पर भी बल दिया गया। इसने क्या किया कि भारतीय विदेश नीति में समस्त राज्यों से अधिक मित्रतापूर्ण सहयोग के संबंध में स्थापित करने के प्रयत्न को एक नया प्रोत्साहन दिया, नया उत्साह दिया। विशिष्ट विचारधाराओं को देखते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति साम्राज्यवाद विरोधी, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, दूसरे राष्ट्रों के मामले में हस्तक्षेप, राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय शांति की विचारधाराओं से प्रभावित है। गुटनिरपेक्षता के अधीन ही भारत इन सिद्धांतों का पालन कर रहा है। वर्ष 2014 से सत्ता में आई भाजपा सरकार नीति, जो विदेश नीति है, उसमें विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। वर्तमान में
विदेशी नीति में राष्ट्रवादी हो रहा है और वर्तमान में इन तत्वों को उल्लेखनीय रूप से देखा जा सकता है। तो वो कौन कौन से तत्व हैं? जैसे व्यक्तिगत कारक, जैसे मान लीजिए किसी राष्ट्र की विदेश नीति मनुष्यों के एक समूह द्वारा बनाई जाती है जिसमें नेता, राजनेता, कूटनीतिक होते हैं। इसलिए इसमें उनके मूल्य, प्रतिभाओं और जो अजम्पशंस हैं, पसंदों नापसंदों, विचारों, क्षमताओं, ज्ञान और विश्व दृष्टिकोण का भी प्रभाव होता है। भारतीय विदेश नीति इस नियम का अपवाद नहीं है। नेहरू, मेनन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हन राव, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, विभिन्न विदेश मंत्रियों, कूटनीतिक और अन्य राजनेताओं की विशिष्ट मंडली ने भारत की विदेश नीति के निर्माण में और उसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जहां तक बात करते हैं तो इनमें गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण नेहरू जी के विश्व दृष्टिकोण तथा विचार द्वारा संचालित हुआ था। उनके पश्चात गुटनिरपेक्षता में कुछ परिवर्तन एवं अन्य नेताओं द्वारा समय समय पर लाए गए हैं कि मतलब चेंजेस ज़रूर आए हैं। हमारी विदेश नीति निरंतर परिवर्तनशील रही है। अब जैसे भारत की गुटनिरपेक्ष की नीति की परिधि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की सोवियत संघ मित्रता संधि की भी की थी। भाई ये चीज़ें दर्शाती हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, रूस आदि से संबंधों में नया एक आयाम दिया और नेताओं के व्यक्तित्व मूल अवगम भारतीय विदेश नीति के ये निवेश माने जाते हैं। निसंदेह हम लोग कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति का निर्माण केवल नेहरू ने ही नहीं किया, बहुत से अन्य प्रभावशाली नेताओं ने भी नीति निर्माण क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है भारत की विदेश नीति निर्माण में नेहरू की केंद्रीय भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भाई उनकी कहीं ना कहीं चीज़ें रही हैं, उनकी भूमिका रही है, बहुत बड़ी रही है, कहने की बातें हैं, ठीक है। क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे देश की जो परिस्थितियां थी, देश काल का जो माहौल था, उन चीज़ों को एक बेहतर तरीके से समेटते हुए आगे चलते हुए विदेश नीति को बनाया गया। नेहरू के बाद नीति निर्माताओं ने नेहरू द्वारा दिखाए गए रास्ते को ही अपना मार्ग बनाया। प्रत्येक भारतीय प्रधानमंत्री ने निश्चय ही अपने व्यक्तिगत एवं विचारों से अपने कार्यकाल के विदेश नीति में निर्णय जो होते हैं, निर्णय निर्माण को प्रभावित किया। अब देखिए जैसे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण क्या होना चाहिए। जब फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति ढांचे का अत्यधिक प्रभावित किया। पहले वाले शक्तिशाली यूरोपीय देशों की शक्तियों को पतन, अमेरिका और सोवियत यूनियन दो महाशक्तियों के रूप में उदय हुआ। उसके बाद शीत युद्ध तथा संधियों का उद्भव होता है, परमाणु हथियारों का आगमन होता है, संयुक्त राष्ट्र के निर्माण आदि ने संयुक्त रूप से युद्धोत्तर काल में अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में एक नया स्वरूप प्रदान करता है। 1947 में हम लोग देखते हैं कि भारत का एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में उदय होना और 1949 में चीन में सफल साम्यवादी क्रांति ने एशिया की जागृति के संकेत दे दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में भारत ने अपनी विदेश नीति के निर्माण का कार्य भी शुरू किया है। अब देखिए अमेरिका तथा सोवियत संघ का महाशक्तियों के रूप में उभरना, अपने शिविर के देशों के साथ सुरक्षा संधियों द्वारा अपनी स्थिति का सुदृढ़ बनाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में द्विध्रुवता का प्रादुर्भाव भी हुआ और शीत युद्ध भी हुआ। इस युग में अमेरिका और सोवियत संघ ने दोनों अपने अपने गुट सुदृढ़ करने के लिए एक नए स्वतंत्र गुट बनाए। भारत को अपनी तरफ मिलाने के लिए भरसक प्रयास भी किया गया, लेकिन भारत के लिए केवल दो ही विकल्प थे। दोनों में से किसी एक गुट का सदस्य बन जाए, शीत युद्ध में सहायक बन जाए, शक्ति गुटों तथा शक्ति राजनीति से दूर रहना। तो भारत ने क्या किया? दोनों गुटों से अलग रहा, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। भारत ने दूसरे विकल्प को राष्ट्रीय हितों के लिए कहीं अधिक उपयुक्त समझा। गुट निरपेक्षता को अपनाने का निर्णय जो गुटों और सैनिक संधियों से दूर रहने, साम्यवादी एवं गैर साम्यवादी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगात्मक संबंध कायम रखने के लिए ही लिया गया था। अब देखिए दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध को स्थापित करने दक्षिण एशिया के वातावरणीय पंचशील को अपनाने का निर्णय निर्धारित हुआ।
1949 में साम्यवादी चीन के उदय, 1954 में पाकिस्तान द्वारा अमेरिका के सैनिक संधियों में शामिल होने का निर्णय और एशिया में महाशक्तियों के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण भारत को अनेकों कदम उठाने पड़े। भारत को अपने फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। अगला जो तत्व है वह है विदेश मंत्रालय। देखिए, भारतीय विदेश नीति का निर्माण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो है विदेश मंत्रालय। ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री। विदेश मंत्रालय की भूमिका न केवल अपने सचिवालय तक ही सीमित रहती है, बल्कि विदेशों में स्थित दूतावास होते हैं, वाणिज्य संस्थान होते हैं, इसी का हिस्सा होते हैं। विदेश नीति प्रक्रिया संबंधी सूचनाएं इकट्ठा करना एवं उनका आकलन करना, समस्याओं पर प्रकाश डालना, वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करना, समन्वयकारी एवं लागू करने वाले अधिकरण के रूप में कार्य करना आदि है। अब देखिए, इसके बाद जैसे बात करते हैं तो विदेश नीति निर्माण प्रक्रिया से इसका सीधा संबंध माना जाता है। इसी के अनुरूप इसके राजनयिक अधिकारों का चयन भी किया गया है। विदेश कार्यालय का मूलभूत ढांचा विभिन्न खंडों में निहित है। ये खंड कौन कौन से हैं? जैसे विशिष्ट एवं सहायक खंड और क्षेत्रीय खंड। देखिए, इन खंडों का वर्गीकरण जो है स्थायी एवं सीमित नहीं है, बल्कि समयानुसार इनकी संख्या में परिवर्तन होता रहता है। आजकल विदेश मंत्रालय में 18 विशिष्ट एवं सहायक खंड हैं और 13 क्षेत्रीय खंड हैं। भारत में विदेश नीति के संबंध में मंत्रालय की बहुत महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका उत्तरदायी होता है। वास्तव में यही विदेश नीति के निर्माण है उसका केंद्र बिंदु भी होता है। मंत्रालय को छोड़कर विदेश नीति के अन्य संगठनों की भूमिका अप्रत्यक्ष और अदृश्य होती है। अब देखिए, बंदोपाध्याय के अनुसार मंत्रालय अपने एक तरफ क्षेत्रीय खंडों, सहायक खंडों, दूसरी तरफ विदेश में स्थापित जो विभिन्न मिशनों के माध्यम से देश के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सैन्य आदि कार्यों का निर्वहन करता है। इसके अतिरिक्त विदेश मंत्रालय को बाह्य प्रचार, गुप्तचर, नीतिगत एवं व्यक्तिपरक योजना, विभिन्न खंडों से संबंधित समन्वयकारी कार्य भी करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें विदेश मंत्रालय को करने पड़ते हैं। विदेश मंत्रालय को मुख्य रूप से 3 प्रकार के मामलों में संबंधित निर्णय लेने होते हैं कि जैसे नित्य कर्म, जिनमें कोई भी विशेष नया करने को नहीं होता है। बहुत कुछ वाद विवाद पूर्ण राजनीतिक मामले जो उस क्षेत्र से जुड़े हों। विश्व स्तरीय मामलों से संबंधित समष्टि निर्णय की जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उन पर निर्णय लेना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए प्रथम प्रकार के मामले कौन कौन से हैं कि जैसे ज़्यादातर विदेश मंत्रालय के रोज़मर्रा के अंदरूनी मामले होते हैं जिनमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप प्रायः ना के बराबर होता है। इसमें ज़्यादातर मंत्रालय के आंतरिक प्रशासन संबंधी मामले होते हैं जो अधिक से अधिक कभी विदेश मंत्री तक जा सकते हैं। ठीक है, द्वितीय प्रकार के मामले कौन से होते हैं? द्वितीय प्रकार के विषय के मामले जो होते हैं भारत के क्षेत्रीय पर्यावरण से जुड़े होते हैं, जिसके अंतर्गत पड़ोसी राज्यों में होने वाली सभी गतिविधियों से होता है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत की विदेश नीति और संबंधों को प्रभावित भी करते हैं। ऐसे मुद्दे केवल विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में ही सीमित नहीं रहते। यहाँ पर राजनीतिक कार्यपालिका देश की विदेश नीति के संदर्भ में एक ढांचा तैयार करती है और मूलभूत दिशा निर्देश देती है। हालांकि इस प्रक्रिया में क्या है कि जैसे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस संदर्भ में जरूरी सभी आंकड़े और तथ्य आगत करते हैं। भाई, ये सारी की सारी चीज़ें वही लोग रिलीज करते हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय केवल राजनीतिक कार्यपालिका स्तर पर ही लिया जाता है। मंत्रालय तो केवल उनकी सहायता करता है। अब तीसरे प्रकार के कौन कौन से कार्य होते हैं कि ऐसे कार्य जो राजनीतिक कम बल्कि तकनीकी अधिक होते हैं। इनमें मुख्यतः बृहद विश्व स्तरीय निर्णय जैसे निःशस्त्रीकरण, गुटनिरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्र संबंधित मामले आदि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन विषयों में जनसाधारण के लिए कोई विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन विदेश नीति को यह महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। यहाँ भी एक दूसरे प्रकार के मुद्दों की भांति राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका भी विशेष होती है। मंत्रालय की जहाँ तक बात करते हैं, मंत्रालय तो केवल सहायक सामग्री जुटाने और निर्देश दिशा में जैसा उसको आदेश मिल जाता है उतना ही सीमित कार्य कर देता है, लेकिन यह कार्य भी अपने आप में अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए, यदि राजनीतिक कार्यपालिका बहुत मजबूत हो जाती है तो इससे मंत्रालय के महत्व को नकारा नहीं सकता, क्योंकि वह विदेश नीति संबंधी निर्णय होगा
इसकी निगरानी पर्यवेक्षण से अछूता नहीं रह सकता। जो भी निर्णय अंतिम रूप से लिया जाएगा उस पर मंत्रालय की गहरी छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है हमें, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का विदेश नीति संबंधी दृष्टिकोण बनाने में इस मंत्रालय की अहम भूमिका होती है। अब अगला पार्ट जो है फॉरेन पॉलिसी का गुप्तचर अधिकरण है। तो देखिए, आधुनिक युग में विदेश नीति निर्धारण एवं प्रक्रिया में गुप्तचर विभाग की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। विदेशी गुप्तचर का मुख्य कार्य विभिन्न देशों से संबंधित राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक, आर्थिक आंकड़े इकट्ठे करना, जिनके आधार पर भारतीय विदेश नीति का निर्माण प्रक्रिया में सहायता मिल सके। यह आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य विशिष्ट अधिकरणों द्वारा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सूचनाओं एवं जो तथ्य हैं उनके आधार पर लिया जाता है। भारत में हम लोग बात करते हैं तो अमेरिका के KCI, जो अमेरिका की जो CIA है, पूर्व सोवियत संघ के KGB की तरह ही गुप्तचर विभाग नहीं है। फिर भी कुछ गुप्तचर विभाग इस अधिकार क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है, भारत के गुप्तचर विभाग में रॉ है, अनुसंधान एवं विश्लेषण शाखा, जिसको IAW की भूमिका, RAW रॉ जिसको कहा जाता है, भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुप्तचर ब्यूरो, जिसको IB इंटेलिजेंस ब्यूरो भी कहा जाता है, IB जिसको कहा जाता है, इसकी भूमिका जहां आंतरिक मामलों से संबंधित होती है, वहीं पर विदेश मामलों की एकमात्र जिम्मेदारी जो होती है वो रॉ पर होती है। आंतरिक मामलों के लिए IB है, विदेशी मामलों के लिए रॉ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय नेताओं की गुप्तचर विभाग को महत्वपूर्ण बनाने में कोई रुचि नहीं रही, बल्कि प्रारंभ के कुछ वर्षों में जवाहरलाल नेहरू की राय में गुप्तचर विभाग के बारे में अच्छी नहीं रही। कुछ वर्षों के अनुभव ने उनकी राय बदल दी और उन्होंने गुप्तचर विभाग की गतिविधियों में रुचि लेना शुरू कर दिया। 1962 में भारत चीन के आक्रमण ने नीति निर्माताओं की आंखें खोल दी और विदेशी गुप्तचरों के महत्व को रेखांकित किया। अब देखिए, इस घटना ने भी यह सिद्ध कर दिया कि नौकरशाही एवं न ही सेना वह दृष्टिकोण प्रदान कर सकी जो एक पेशेवर गुप्तचर संस्था कर सकती थी। अब इस प्रकार राजनीतिक नेतृत्व पर दबाव पड़ा और गुप्तचर विभाग के बारे में नए सिरे से सोचने को मजबूर होना पड़ा। अंततः अक्टूबर 1968 को विदेशों में गुप्तचर व्यवस्था के संचालन हेतु रॉ की स्थापना की गई। रॉ की स्थापना 1968 में शुरू की गई। शुरू में रॉ का कार्यालय केंद्रीय सचिवालय दक्षिण ब्लॉक में खोला गया। प्रारंभिक अधिकारियों की भर्ती भी गृह मंत्रालय के अधिकारियों में से ही की गई। बाद में अन्य मंत्रालय, सेना, गुप्तचर ब्यूरो आदि से भी कई अधिकारियों का चयन किया गया। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे दूसरे मंत्रालयों पर भी निर्भरता छोड़कर अपनी स्वतंत्र कार्यपालिका, नीति एवं नियमों का निर्माण किया गया और विदेशी गुप्तचर विभाग को एक स्वतंत्र, एक संस्थागत दर्जा देने का अर्थ यह है कि राजनीतिक नेतृत्व ने विदेश नीति निर्माण प्रक्रिया में गुप्तचर व्यवस्था के महत्व को समझ लिया था कि भाई जो गुप्तचर व्यवस्था है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं देश की रक्षा सुरक्षा के लिए। अब अगली चीज़ देखते हैं, रॉ के अतिरिक्त दो अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं इस प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, सैन्य गुप्तचर विभाग और संयुक्त गुप्तचर विभाग। भारत ने क्या है, भारतीय सेना ने भी अपना एक अलग गुप्तचर विभाग बनाए रखती है और जिसके माध्यम से विदेशी ताकतों और अन्य राज्यों की सैनिक गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। यह सैन्य गुप्तचर विभाग अपने तीनों बलों, थल, जल, नौ सेना के जो निर्देश आते हैं उन्हीं के माध्यम से इन गतिविधियों का निर्वहन किया जाता है। अब देखिए, सैन्य गुप्तचर विभाग का आकार रॉ की तुलना में काफ़ी सीमित होता है। इसके अतिरिक्त सभी गुप्तचर कार्रवाई जो हैं, समग्र जिम्मेदारी किसकी होती है? रॉ की। अब देखिए, सैन्य गुप्तचर विभाग को भी अपनी भूमिका रॉ के संदर्भ और सहयोगी से ही पूर्ण करनी पड़ती है। संयुक्त गुप्तचर समिति भी विदेश नीति के निर्माण में प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संगठन की भूमिका को और अधिक व्यवहारिक जो स्वरूप है कभी प्रदान नहीं हुआ। संस्था 1948 से अस्तित्व में है और 1965 में इसका पुनर्गठन भी किया गया, परंतु ना तो गुप्तचर कार्यान्वयन के लिए साधनों से युक्त भी हुए और ना ही इससे दूरगामी आकलन के संदर्भ में अनुकूल। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा के गठन के बाद भी इसके स्वरूप में परिवर्तन करके इसे सुरक्षा परिषद के एक अंग के रूप में जोड़ दिया गया। इस नए संदर्भ में सचिवालय के साथ गुप्तचर कार्यान्वयन हेतु सामरिक नीति समूह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के समन्वय का कार्य करेगी।
अब जैसे देखिए, मान लीजिए इस समिति की जो सार्थक भूमिका है उसके संदर्भ में प्रश्न चिन्ह अभी बना हुआ है। गुप्तचर विभाग विभिन्न अभिकरणों उपकरणों के बावजूद भी रॉ की एकमात्र महत्वपूर्ण संगठन विदेश नीति के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए निरंतरता एवं परिवर्तन। तो अब निरंतरता एवं परिवर्तन को अब हम लोग अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज की डेट में यहीं तक रखते हैं, अगले वाले लेक्चर में हम लोग अच्छे से बाकी बची हुई चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छे से आप लोग करते रहिए और अच्छे से चीज़ों को करते रहिए। थैंक यू देखने के लिए।